हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम को लेके समान अध्ययन का प्रैक्टिस कर रहे थे और उस प्रैक्टिस की श्रृंखला में हम आप लोगों को प्रैक्टिस संख्या 3 तक करवा दिए थे और आज का प्रैक्टिस नंबर 4 है। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग अपने पहले प्रश्न की ओर चलते हैं, देखते हैं प्रैक्टिस नंबर 4 का पहला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा, थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, समझ लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक, यहाँ पे आधुनिक है, आधुनिक भारतीय भाषाओं के वर्गीकरण में एक परिवार नहीं है। तो इसमें से कौन नहीं है, वो आपका ऑप्शन नंबर जो सी है, भारतीय अफ्रीकी, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। यह आधुनिक भारतीय भाषाओं के वर्गीकरण का एक परिवार नहीं है, भारतीय अफ्रीकी। ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही हो जाएगा। यहां से थोड़ा सा नहीं, ठीक सही है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रश्न नंबर 2, इनमें से किस देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रैंड ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया गया है। तो हमारे राष्ट्रपति जी को सूरीनाम के यात्रा पर जब गए थी तो वहां के राष्ट्रपति थे जिनका नाम था चंद्रिका प्रसाद संतोखी। चंद्रिका प्रसाद संतोखी जी ने हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को अपने देश का सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया था। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नाम भी याद रखेंगे, यहाँ के राष्ट्रपति कौन थे, तो राष्ट्रपति थे चंद्रिका प्रसाद संतोखी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न नंबर सी कह रहा है, प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पीने, धुलाई करने, खाना पकाने और उचित स्वच्छता बनाए रखने के लिए आवश्यक न्यूनतम पानी की मात्रा प्रति व्यक्ति, मतलब एक दिन में कितना अनुशंसित की गई है कि एक व्यक्ति धुलाई, कपड़ा धोने के लिए, खाना बनाने के लिए, नहाने के लिए और पीने के लिए एक व्यक्ति कितना लीटर पानी का यूज कर सकता है। तो उसमें कहा गया है कि एक व्यक्ति एक दिन में 50 लीटर पानी यूज कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है, प्रश्न नंबर 4 कि भारत में पहली भूमिगत रेलवे कहां शुरू की गई थी। तो भारत में सर्वप्रथम भूमिगत जो रेलवे था वो शुरुआत की गई थी आप 1984-85 में कोलकाता में। कहां पे, कोलकाता में। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 कराए कि तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो जो बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण था वो करवाया था राजराज प्रथम ने। आप हमें ये बताएंगे, इस प्रश्न का आंसर तो सी हो गया, आप हमें बताएंगे राजराज प्रथम किस वंश का शासक था। राजराज प्रथम किस वंश का शासक था, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न नंबर 6 कि वे पदार्थ जो विद्युत धारा को अपने अंदर से प्रवाहित होने देते हैं कहलाते हैं। तो जिस पदार्थ से भी विद्युत धारा होके प्रवाहित होता है उसे कहा जाता है कंडक्टर, यानी कि चालक। इसी को कहा जाता है चालक या फिर कुचालक या फिर कंडक्टर। माफ कीजिएगा।
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 कराए कि ईरान के शासक नादिर शाह ने दिल्ली को किस वर्ष लूटा था। तो बहुत इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में दिल्ली पे आक्रमण किया था और यहां से उसने मयूर सिंहासन को लूट के लेके गया था। आप लोगों को यदि याद हो तो ध्यान दीजिएगा, आप लोग हमें बताएंगे कि जब नादिर शाह दिल्ली पे आक्रमण किया था उस समय मुगल वंश का शासक कौन था। वंश तो था कौन, मुगल। मुगल वंश में कौन सा शासक था, आप हमें इस प्रश्न का उत्तर बताएंगे। एक प्रश्न नादिर शाह को लेके मैं बता देता हूं कि नादिर शाह को कहा जाता था ईरान का नेपोलियन। क्या कहा जाता था? ईरान का नेपोलियन कहा जाता था। ईरान का नेपोलियन कहा जाता था। आप हमें बताएंगे जब नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में मुगल वंश में किस शासक के ऊपर आक्रमण किया था और यहां से अपार धन लूट के लेके गया था, तो आप हमें इसका आंसर जरूर बताएंगे। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न नंबर 8 कि उस्ताद अमजद अली खां का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है। तो अमजद खां का जो संबंध था ये सरोद वादक थे। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। कौन नहीं साझा करता है? तो मेघालय आपका सीमा साझा करता है, पश्चिम बंगाल भी सीमा साझा करता है और मिजोरम भी सीमा साझा करता है। पर जो हमारा बिहार राज्य है वो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है, तो बांग्लादेश ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि सहायक संधि नामक प्रणाली को वर्ष 1978 में किसने तैयार किया था। तो जो सहायक संधि की शुरुआत किया था वो किया था लॉर्ड ब्लेजली। किसने किया था? लॉर्ड ब्लेजली ने इसे चालू किया था। कितना में? तो 1798 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर हो जाएगा। आप हमें बताएंगे कि सहायक संधि का जनक किसे कहा जाता है। इसका जनक किसे कहा जाता है? थोड़ा भी आप लोगों के पास दिमाग होगा तो जरूर बता देंगे कि सहायक संधि का जनक किसे कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है आपसे? कह कि प्राचीन काल में कंपायर शब्द का संबंध किससे था? कंपायर ही है ना? हाँ, कंपायर शब्द का संबंध किससे था? तो ध्यान दीजिएगा, जो कंपायर शब्द का संबंध था वो था आपका भूमिहीन खेतिहर मजदूरों से। भूमिहीन खेतिहर मजदूरों से कंपायर शब्द का संबंध था। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12 पूरा दिख रहा है ना? एक बार मैं देख लूं। हाँ ठीक है, पूरा दिख रहा है। माफ कीजिएगा। प्रश्न कर रहा है कि FSSAI द्वारा हाल ही में जारी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन से कथन सत्य है? पहला कह रहा है कि बड़े राज्यों की श्रेणी में केरल ने पहला स्थान प्राप्त किया। यूटी अर्थात केंद्र शासित प्रदेश श्रेणी में जम्मू और कश्मीर पहले स्थान पे है। गोवा ने छोटे राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान हासिल किया था। तीनों बात सत्य है, तीनों बातें सत्य है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर हो जाएगा। आपसे एक क्वेश्चन की हमें उम्मीद है आप बताएंगे FSSAI का पूरा नाम क्या है। इसका
पूरा नाम आप हमें बताएंगे। आप हमें बताएंगे इसका पूरा नाम क्या है। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि ओडिशा के किस जिले में हाल ही में रेल दुर्घटना में कई लोगों की मौत हो गई। ये तो प्रश्न आप लोगों को अच्छे से पता होगा, कौन सा था? ओडिशा का वह जिला बालासोर, ट्रिपल तेर ट्रेन दुर्घटना। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कि किस प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार का संबंध संतूर वादक से था। तो संतूर वादक कौन थे इसमें से? पंडित शिव कुमार शर्मा, संतूर वादक, हाँ संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा थे। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे 100 से संतूर और 100 से शिव, बात खत्म। चलिए ऑप्शन नंबर ए क्या है? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 15 कह कि रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को क्या कहा जाता है? यानी कि जो सूक्ष्म जीव रोग को जन्म देते हैं, यानी कि रोग को उत्पन्न कहते हैं, उन्हें कहा जाता है रोगजनक। क्या कहेंगे? जो रोग को जन्म दे उसे रोगजनक ही तो कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की बेरोजगारी को वास्तविक मजदूरी के रूप में जाना जाता है? वास्तविक मजदूरी के रूप में किसे जाना जाता है? ये जाना जाता है चिरसम्मत। किसे जाना जाता है? चिरसम्मत। हाँ, चलिए ऑप्शन नंबर सी यही आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं के संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है? नगर पालिका पूछ रहा है, तो नगर पालिका का संबंध, नगर पालिका से जो भी संबंधित प्रावधान है, इनकी चर्चा हमारे संविधान के भाग 9 के ए में है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप हमें बताएंगे कि ग्राम पंचायत का गठन की चर्चा भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में की गई है? क्या बताएंगे? ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत की चर्चा भारतीय, यानी कि ग्राम पंचायत के गठन की चर्चा भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में किया गया है? चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 18 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप जगत द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री में विभक्त होता है? तो कौन विभक्त होता है? आवृतबीजी। कौन? आवृतबीजी, जियोस्पर्म। जियोस्पर्म यही आपका सही आंसर हो जाएगा। यहां तक बात क्लियर? यदि यहां तक की बात क्लियर है तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 19 कह कि संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किस पूर्व मिस इंडिया ने पश्चिम में भारतीय शास्त्रीय नृत्य को लोकप्रिय बनाया था? ये बनाया था इंद्राणी रहमान ने। इंद्राणी रहमान। ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 20 कह रहा है कि हाल ही में, करंट का क्वेश्चन है, हाल ही में किसे विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बाह्य लेखा परीक्षण चुना गया है? तो किसे चुना गया है? ये चुना गया आपका गिरीश चंद्र मुर्मू को। किसे चुना गया है? गिरीश चंद्र मुर्मू को। ऑप्शन नंबर बी क्या है? एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 21 का रहा है किस स्वतंत्रता सेनानी को भारतीय क्रांति की जननी के तौर पे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है मैडम भिकाजी कामा को। किसे जाना जाता है? मैडम भिकाजी कामा को। इन्होंने ही सर्वप्रथम जर्मनी में भारतीय झंडा को सर्वप्रथम फहराया था। किसने? मैडम भिकाजी कामा ने। कहां पे? जर्मनी में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 22 कह रहा है
कि विंध्य और सतपुरा पर्वतमालाओं के बीच से कौन सी नदी बहती है? तो विंध्य और सतपुरा पर्वतमालाओं के बीच से कौन सी नदी बहती है? तो बहती है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी। अब ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही आंसर हो जाएगा। आप हमें बताएंगे कि नर्मदा नदी कहां से निकलती है? ये नर्मदा नदी कहां से निकलती है? पहला क्वेश्चन, कहां से निकलती है? दूसरा प्रश्न, कौन सी नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? डेल्टा का निर्माण नहीं करेगी, यानी कि कौन सी नदियां एस्चुरी का निर्माण करती हैं? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है प्रश्न नंबर 30, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग पंचायतों से संबंधित है? कौन सा भाग पंचायतों से संबंधित है? तो पंचायतों से संबंधित कौन सा भाग है? भाग 9। भाग 9 पंचायतों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24 कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत के अधीन भारत में धनवान मुसलमानों पर एक धार्मिक कर लगाया गया था। उस कर का नाम क्या था? माफ कीजिएगा। तो जो मुसलमानों पे कर लगाया गया था दिल्ली सल्तनत में, उसे कहा जाता था जकात। कौन सा कर? जकात कर। आप हमें बताएंगे कि गैर मुसलमानों पे लगने वाले कर को क्या कहा जाता था, जो मुसलमानों पे नहीं लगती थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25 का रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन किस तिथि को किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। एक किया गया था 28 मई 2023 को। ऑप्शन नंबर डी क्या है? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26 कह रहा है कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के द्वारा विनिमय किया जाता है, के द्वारा विनियमित किया जाता है। विनियमित किया जाता है, किसका विनियमित किया जाता है? तो एक किया जाता है, किसके द्वारा विनियमित किया जाता है? हाँ, एक मिनट, किसके द्वारा विनियमित किया जाता है? एक किया जाता है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। इन सभी बैंकों को क्या किया जाता है? विनियमित किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27 का रहा है कि विरूपाक्ष मंदिर कहां पे है? ये सबको पता है कि विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक में है। विरूपाक्ष मंदिर कहां पे है? कर्नाटक में। इसमें से कौन शहर कर्नाटक का है? तो आपको पता है हम्पी है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है प्रश्न नंबर 28 कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन एक है, यानी कि क्या है? अभी तो देखिए, जो हमने प्रश्न पूछा उसका आंसर भी आपको मिल गया। यहाँ पे ग्राम पंचायतों के गठन की चर्चा किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 40 में। पूछ रहा है कि क्या है कि ग्राम पंचायतों का गठन क्या हमारा मौलिक अधिकार है? ये 3 आपका गलती से आ गया है, इस पे आप ध्यान नहीं देंगे। क्या मेरा मौलिक अधिकार है? क्या मेरा मौलिक कर्तव्य है? क्या राज्य का नीति निर्देशक तत्व है? क्या डीपीएसपी है? या फिर कानूनी अधिकार है? तो आपको पता होगा कि जो आर्टिकल 40 है वो हमारा क्या है? डीपीएसपी है, राज्य का नीति निर्देशक तत्व है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29 का है हमसे कि किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, आयु, वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति का उस स्थान को, मतलब उस स्थान, वह स्थान क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है मौसम। क्या कहलाती है? उस स्थान को हम मौसम कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या है? सही आंसर हो जाएगा। बेहद आसान सा प्रश्न था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30 कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय
प्राचीन काल का एक प्रमुख शिक्षा केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ था? बिहार में था। कहाँ पे था? बिहार में। नालंदा विश्वविद्यालय से आप हमें एक क्वेश्चन बताएंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? इसको किसने ध्वस्त कर दिया था? चलिए अगले, मतलब एक दिल्ली सल्तनत में एक राजा था जिसका एक सेनापति था, उसी ने जाके इसको ध्वस्त किया था। अब जिसने ध्वस्त किया था उसका नाम बताएंगे और वो किस राजा के सेनापति था, उस राजा का भी नाम हमें बताएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 31 का राय कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्न में से कौन सा है? तो ये तो बहुत आसान सा प्रश्न हो गया कि सबसे पूर्वी कौन सा है। तो जो सबसे पूरब का है वो तो आपका बलिया है। कौन सा है? बलिया। और सबसे पश्चिम का यदि हम पूछ लें कि सबसे पश्चिमी जिला कौन है, तो आप कहेंगे शामली। सबसे उत्तरी जिला पूछ लें तो आप कहेंगे सहारनपुर, और सबसे दक्षिणी जिला पूछ लें तो आप कहेंगे सोनभद्र। मैं बना भी देता हूं, देख लीजिए। यहाँ पे मैं एक डायग्राम बना देता हूं। ये पूरब है तो पूरब में पश्चिम है ना, पश्चिम ये है, पश्चिम में आपका शामली, पश्चिम में आपका शामली, पूरब में आपका बलिया, उत्तर में आपका सहारनपुर। सहारनपुर थोड़ा सा यहां देख लीजिएगा, हाँ ये सहारनपुर, और यहां पे कौन? सोनभद्र। आप हमें एक प्रश्न यहां से बताएंगे कि उत्तर प्रदेश के किस जनपद में सबसे अधिक जनजातियां पाई जाती हैं? सबसे उत्तर प्रदेश के किस जिला में सबसे अधिक जनजाति पाई जाती हैं? आप हमें बताएंगे। जनजाति किस जिला में सबसे अधिक जनजाति पाई जाती है? चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न नंबर 32 कि निम्नलिखित में से कौन युग्म सही सुमेलित है? तो यहां से थोड़ा सा हमको, अच्छा ठीक इतना ही पे कम चल जाएगा, ठीक है। कौन सुमेलित है? तो देख लीजिएगा, कौन सुमेलित नहीं है ये हमसे पूछा है, क्वेश्चन गलती हो जाता जी। देखिए कह कि वाराणसी संस्कृत और धर्म की इसकी विशेषता है। बनारसी की विशेषता धर्म और संस्कृत है, सही बात है। सबसे अधिक मंदिर कहाँ पे हैं उत्तर प्रदेश में? यहीं पे हैं, बनारस में। इसे मंदिरों का शहर भी कहा जाता है, घाटों का शहर भी कहा जाता है। जो लखनऊ है वो प्रदेश की राजधानी है, ये कैसे भूल सकते हैं हम लोग। जो मुरादाबाद है उसको हम पीतल नगरी कहते हैं, ये कैसे भूल जाएंगे हम लोग। लेकिन जो झांसी है वो औद्योगिक केंद्र नहीं है, औद्योगिक केंद्र नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका कौन सही हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33 कह रहा है कि काष्ठ नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर प्रसिद्ध है? तो काष्ठ नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है आपका सहारनपुर। कौन सा है? सहारनपुर। आप यहां हमें बताएंगे खेल सामग्री के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? खेल सामग्री। एक प्रश्न और बताएंगे टेराकोटा को लेके। टेराकोटा कि टेराकोटा का टैग उत्तर प्रदेश के किस जिले को दिया गया है? दो प्रश्न यहां से आप हमें बताएंगे। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 34 की तरफ। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में उत्तर मध्य क्षेत्र में सांस्कृतिक केंद्र है। उत्तर प्रदेश में उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थापित है। तो उत्तर प्रदेश के उत्तर मध्य में जो सांस्कृतिक केंद्र है वो स्थापित है प्रयागराज में। ऑप्शन नंबर, इलाहाबाद लिखा है, इसका नया नाम प्रयागराज हो गया है।
प्रयागराज में। ऑप्शन नंबर सी क्या है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, थोड़ा सा इसको हमको मैनेज करना पड़ेगा, मैनेज कर लेते हैं। हाँ ठीक है, हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश को भारत का शक्कर या चीनी का कटोरा क्यों कहा जाता है? इसके स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, विचार करते हैं। पहला कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है। सही बात है, होता है भाई। अगला प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में गन्ना अभियांत्रिकी शिक्षा संस्थान है भाई। सही बात है। कह कि उत्तर प्रदेश में मिलों की संख्या सर्वाधिक है। ना, सबसे अधिक मिल उत्तर प्रदेश में नहीं है। सबसे अधिक चीनी मिल कहां पे है? क्या आप हमें बता सकते हैं कि सबसे अधिक चीनी मिल कहां पे है? चलिए मैं ही बता देता हूं। सबसे अधिक जो चीनी मिल है वो उत्तर प्रदेश में न होके कहां पे है? महाराष्ट्र में है। सबसे अधिक चीनी मिल महाराष्ट्र में है। अगला कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादों की संख्या सर्वाधिक है। सर्वाधिक है तो कौन कौन सही है? तो आपका ऑप्शन नंबर आपका 1, 2, 4, 1, 2, 4 विकल्प नंबर सी पे लिखा है। विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। यहां से आप मुझे एक प्रश्न बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में सबसे पहले कहां पे चीनी मिल की स्थापना हुआ था? सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश में, सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश में कहां पर चीनी मिल की स्थापना हुआ था? इसका आंसर आप हमें बताएंगे। अगला प्रश्न कर रहा है प्रश्न नंबर 36 कि बजट 2023-24 में कितनी प्राथमिकताओं पर जोर दिया गया था? तो जो बजट 2023-24 था उसमें टोटल आपकी 7 प्राथमिकता थी, 7 स्तंभ थे जिन पे बिल्कुल जोर दिया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 37। प्रश्न नंबर 37 कह रहा है कि बजट 2023-24 में रेलवे ने प्रमुख ट्रेनों के कितने डिब्बे को नवीनीकृत करने की योजना बनाई है? तो टोटल आपका 1000 डिब्बे को 1000 डिब्बे को नवीनीकृत करने की योजना बनाई है। अगला प्रश्न और आज का लास्ट प्रश्न कह रहा है कि सरकार का लक्ष्य किस वर्ष तक 5 MST हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करना है? तो कितना? वर्ष 2030 तक। वर्ष 2030 तक इस भारत सरकार ने लक्ष्य रखा है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए आज का भी हमने टोटल 38 प्रश्न को हमने देखा और इन 38 प्रश्न में जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। साथ साथ ये भी बताएंगे कि दिए गए 38 प्रश्न में से कितने प्रश्न के उत्तर आपको पहले से पता था। चलिए तो फिर आज की क्लास को यहीं पे रोक देते हैं, फिर मिलते हैं अगले दिन एक अलग प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।